नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, अगर आज के अखबारों की बात करें तो दिल्ली से छपने वाले अखबारों में प्रमुखता से एक खबर छपी है जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में करीब 21 एफआईआर हाथरस के मामले में तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए और ये एफआईआर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं, यहां तक कि पत्रकार, वेबसाइट चलाने वाले और बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिन पर आरोप है कि हाथरस में माहौल को खराब करने की कोशिश एक साजिश थी। इसको लेकर कई अखबारों में खबरें हैं, उस पर बात करूंगा। एक खबर जो सबसे अहम है आज भी, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, बिहार में चुनाव की तैयारी, चुनाव के मैदान में वोट मांगने के लिए उतरने से पहले चिराग ने जो कुछ ऐलान किया है कल, चिराग पासवान यानी एनडीए का एक घटक एनडीए के दूसरे घटक के खिलाफ मैदान में ताल ठोक कर उतर रहा है। ये दूसरी बड़ी खबर है, वो भी दिल्ली के अखबारों में छपी है और इसके अलावा कुछ छिटपुट खबर, इसलिए मैं इन दो खबरों पर ज्यादा केंद्रित रहूंगा आज। बिहार में चिराग पासवान के समर्थकों का एक अघोषित नारा है, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इस नारे का इस्तेमाल वसुंधरा राजे सिंधिया को निपटाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी या नाराज वसुंधरा से नाराज लोगों ने ये नारे लगाए थे विधानसभा चुनाव, राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले, कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। अब इस नारे का इस्तेमाल कहा जा रहा है एलजेपी के समर्थक नीतीश कुमार को निपटाने के लिए या नीतीश कुमार के खिलाफ वोट मांगने के लिए या नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एलजेपी के समर्थक बिहार में लगा रहे हैं अघोषित तौर पर। अब होने क्या वाला है बिहार में जो स्थिति है, कल चिराग पासवान ने 2 पन्ने की चिट्ठी के साथ, 2 पन्ने के ऐलान के साथ ये जारी कर दिया है कि बिहार में वो अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को हराना है, एलजेपी बीजेपी की सरकार बनानी है। अब सोचिए कितना मामला दिलचस्प है। केंद्र की सरकार में रामविलास पासवान सहयोगी भी हैं, मंत्री भी हैं। बिहार की सरकार में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है बिहार में, और वहां जेडीयू के खिलाफ चुनाव मैदान में करीब 125 सीटें, जितनी भी सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगा उतनी सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब इस गेम को कल भी मैंने समझाने की कोशिश की थी, आज भी इस गेम को समझिए। इस गेम से किसका फायदा है, किसका नुकसान है और क्या कुछ हो सकता है। कई तरह की संभावनाएं हैं। अखबारों में खबरें छपी है, उन खबरों पर आने से पहले करीब ये स्थिति तय हो चुकी है, फॉर्मूला तय हो चुका है, 50-50 का फॉर्मूला जेडीयू और बीजेपी के बीच। अपने सहयोगियों को, मुकेश साहनी की पार्टी को कुछ सीटें, 3-4 जो भी सीटें बीजेपी अपने खाते में से देगी और 4-5 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को जेडीयू अपने खाते से देगी, लेकिन दोनों 50-50। अब ये पहली बार हो रहा है कि 50-50 पर चुनाव, और उस 50-50 के बीच में एक कांटा की तरह जेडीयू के सामने चिराग पासवान। अब चिराग पासवान अगर ये खुलकर कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, तो चिराग पासवान का चुनावी एजेंडा क्या है? नीतीश कुमार को हराना है, एलजेपी बीजेपी सरकार बनाना है। यही कल 2 पन्ने का जो उनका नोट है, जो मैं सामने लगा रहा हूं, इस नोट में यही लिखा हुआ है। इस नोट में प्रमुखता से जो बात कही गई है उससे एक बात साफ है, कल भी मैंने कहा, फिर दोहरा रहा हूं। ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेताओं, जिसमें खास तौर से अमित शाह हैं, चूंकि रणनीति वही बनाते रहे, अब भी वही बना रहे, भले अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, ये अमित शाह का गेम प्लान है। उस गेम प्लान का हिस्सा चिराग पासवान है और चिराग पासवान एक मोहरा है। नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाजा है। और यह होने क्या वाला है, अगर चिराग पासवान की पार्टी ने 120, 118, 117 जितने भी सीट जेडीयू की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो क्या क्या हो सकता है। उसके कुछ
नतीजे और संभावित, उस पर मैं बात करता हूं। अखबारों में खबरें छपी है, इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापा है, इकोनॉमिक टाइम्स ने विस्तार से खबर छापी है। कुमार अंशुमन की रिपोर्ट है जिसमें कुमार अंशुमन पेज नंबर 3 पर है कि जेडीयू और एलजेपी इन दोनों की लड़ाई, और इस लड़ाई से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। अब इसमें होगा क्या, बीजेपी के किसी नेता के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, सूत्र के हवाले से, गोपनीय बातचीत, या जैसा कई बार नेता बिना नाम लिए कुछ बताते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगता है कि 40 शहरी सीटें जहां पक्के तौर पर बीजेपी जीत जाएगी, वहां कोई चुनौती नहीं है। लेकिन जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जेडीयू की सीटें ज्यादा है और वहां एलजेपी उनके सामने वोट कटवा की तरह होगी और एलजेपी उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगी। उसमें कुछ जगह यह भी हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन से जीतें, और कुछ जगह यह भी हो सकता है वो हार जाएं, कुछ जगह यह भी हो सकता है एलजेपी की कुछ सीटें निकल जाए, और कुछ यह भी हो सकता है महागठबंधन जीत जाए। हर हाल में नुकसान जेडीयू को होना है, और यह गेम इसीलिए है क्योंकि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि यह एक मौका है जब 15 साल तक नीतीश कुमार की छाया में, नीतीश कुमार की सरपरस्ती में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी रही। यह एक मौका है कि नीतीश कुमार को किनारे लगाकर चुनाव के बाद स्थितियां ऐसी बने कि नीतीश कुमार किनारे हो और बीजेपी का नेतृत्व हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। और यह गेम प्लान मोदी और शाह की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, समझ लीजिए। मोदी और नीतीश कुमार का क्या इक्वेशन था हम जानते हैं। पहले भी नीतीश कुमार एनडीए से अलग मोदी के नाम पर हुए थे, मोदी के नाम पर उनको एतराज था 2013 में, और उसके बाद वो चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव क्या हाल हुआ उनका आप जानते हैं, और उसके बाद आरजेडी के साथ जो 36 का रिश्ता को तोड़कर दोनों साथ आए और सत्ता में आए, और उसके बाद फिर 2 साल बाद, करीब 2 साल बाद बीजेपी के साथ आए। अब आते हैं कि जेडीयू को क्या क्या नुकसान हो सकता है। आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है जिसमें जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी के हवाले से एक्सप्रेस के संवाददाता ने बताया, जिसमें केसी त्यागी बता रहे हैं कि जेडीयू को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन जिस ढंग से अलायंस से, गठबंधन से एलजेपी बाहर जा रहा है, उनके लिए आत्मघाती कदम है। केसी त्यागी ने कहा कि एलजेपी के लिए आत्मघाती कदम है, लेकिन एलजेपी के लिए आत्मघाती कदम कैसे नहीं है ये मैं बताता हूं। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2015 में, जब एलजेपी एनडीए का पार्टनर था, क्योंकि उस समय नीतीश और आरजेडी साथ लड़े थे, तो 42 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी, सिर्फ 2 सीटें जीती और वोट मिले 4.8%। एलजेपी इस बार अगर 120, 118, 115, 122, जो भी, शुरू में 143 सीट चिराग पासवान कह रहे थे, लेकिन अगर तय ये है कि बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ना है, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़ना है, तो इतने ही नंबर की सीट हो सकती है। तो यहां अगर एलजेपी सीट लड़ी, चुनाव लड़ी, ये भी कहा जा रहा है कि एलजेपी की कोशिश ये होगी कि कुछ जगह जहां बीजेपी के ऐसे नेता हैं स्थानीय, जिनका ठीक ठाक, जिनका वोट बैंक हो सकता है, और जो जेडीयू की सीट मिलने की वजह से वो अपनी उम्मीदवारी की गुंजाइश जिनकी नहीं है, क्योंकि वो सीट जेडीयू के खाते में जाएगी, वहां एलजेपी ऐसे भी लोगों को टिकट दे सकती है। ये भी एक खबर है कि एक जिले में अगर 3 सीटों पर एलजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, हो सकता है एक उम्मीदवार बीजेपी का कोई नेता हो। तो अब ये समझिए इससे खेल क्या होगा। इससे खेल ये होगा कि क्या निचले स्तर पर काडर में ये मैसेज जाएगा कि चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, और ये सरकार एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो क्या बीजेपी का वोट ट्रांसफर होना भी जेडीयू के खाते में मुश्किल होगी? ये एक सवाल है। और जेडीयू की मुश्किल के अलावा अगर एलजेपी की बात करें तो हर हाल में एलजेपी को कोई नुकसान नहीं है। 2 सीटें अगर पिछली बार मिली, इस बार अगर उसको 8-10 सीटें भी मिल जाती है, मैं एक आकलन बता रहा हूं, हो सकता है पूरी तरह मैं गलत हो सकता हूं, ज्यादा भी हो सकता है, पता नहीं, मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि 2 से किसी भी हालत में कुछ भी सीट मिलती है तो एलजेपी फायदे में। और एलजेपी इसलिए भी फायदे में है क्योंकि एलजेपी ये जो कर रही है वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और मोदी की रजामंदी और प्लानिंग के तहत कर रही है।
अमित शाह से कई मुलाकातें हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि एलजेपी ने यह फैसला जो किया है, चिराग पासवान ने अमित शाह की हरी झंडी मिलने के बाद, अमित शाह से लंबी मुलाकात के बाद किया है ऐलान। और जो भी एलजेपी का ऐलान और आगे की रणनीति है वो बीजेपी के टॉप लीडर्स को भरोसे में लेकर है। अब एलजेपी का एक मैनिफेस्टो आने वाला है, कुछ पन्नों का मैनिफेस्टो है। अभी मुझे किसी ने बताया, किसी सीनियर जर्नलिस्ट से मैं बात कर रहा था, तो मुझे पता चला कि उस मैनिफेस्टो में टारगेट सिर्फ नीतीश कुमार को किया जाना है। मैनिफेस्टो आया नहीं है, मैं पहले जानकारी दे रहा हूं। उसमें नीतीश कुमार के 7 निश्चय जो प्रोग्राम है, जिसमें तरह तरह की सरकारी योजनाएं हैं, पानी से लेकर ग्रामीण सुधार तक तमाम योजनाएं, उन योजनाओं में कितने घपले घोटाले हुए हैं, 7 निश्चय की असफलता, घोटाले और सरकार की नाकामियों पर चोट करता हुआ घोषणा पत्र आने वाला है एलजेपी का। और एलजेपी की तरफ से वादा किया जाएगा कि एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी तो इन घोटालों की जांच होगी। अब जरा सोचिए मामला कितना दिलचस्प है। एलजेपी एनडीए का हिस्सा, एलजेपी घोषणा पत्र जारी करके कहेगी कि हमारी और बीजेपी की सरकार बनी तो नीतीश कुमार की इन योजनाओं की जांच करेंगे। और नीतीश कुमार, बीजेपी साथ, बीजेपी के नेता खुलकर बोल नहीं रहे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी के नेता या जेडीयू के लोग चाहते हैं बीजेपी खुलकर बोले कि चिराग पासवान जब 2 पन्ने की चिट्ठी, आखिरी बार चिट्ठी या ऐलान कर चुके, तो बीजेपी भी कहे कि एनडीए से उनका कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाद जेडीयू और बीजेपी ज्वाइंट रैली हो, प्रधानमंत्री की रैली भी उन इलाकों में हो जहां एलजेपी चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतारेगी। लेकिन सवाल उठता है, ये होगा क्या? क्या बीजेपी नेता इतने मुखर होकर एलजेपी के खिलाफ बोलेंगे क्या? अभी तक नहीं बोल रहे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को पता है कि ये मोहरा, ये गेम प्लान उनके फायदे के लिए है। किसी भी सूरत में बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं है। जितना नुकसान जेडीयू को होगा, जितना जो जेडीयू बीते 17-18 सालों से, जब से इनके रिश्ते रहे तब से बिग ब्रदर की भूमिका में है, उस जेडीयू को अगर नुकसान 15 सीट, 10 सीट, 20 सीट, जो भी सीट, 8 सीट, 10 सीट, जो भी सीट नुकसान हुआ और कुछ सीटें एलजेपी को मिली, तो एलजेपी और बीजेपी दोनों के नंबर नीतीश कुमार को सत्ता से किनारे करने के लिए काफी होंगे। एलजेपी की शर्त, बीजेपी की महत्वाकांक्षा और ये मिलीभगत। तो ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक स्थिति बिहार में बनने वाली है। और इस स्थिति में बिहार का ये जो चुनावी समीकरण है वो बहुत दिलचस्प होगा। और चुनाव में जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, और जो बीजेपी के नेता डायरेक्ट नीतीश कुमार से नाराजगी की वजह के बाद भी नहीं कहते हैं, वो एलजेपी के नेता चिराग पासवान बोलेंगे। अब ये भी एक बात कही जा रही है कि जिस ढंग से बीजेपी और नीतीश कुमार का रिश्ता टूटा था 2013 में, और उसके बाद जेडीयू और आरजेडी साथ लड़े और बीजेपी के खिलाफ हमलावर हुए, उसके बाद फिर 17 में साथ आए, तो क्या बीजेपी का वोट जेडीयू में ट्रांसफर होगा क्या? उस तरह से जैसे पहले होता रहा 2010 में या पहले ट्रांसफर होगा, या कुछ आशंका और संशय होगा? और ये जो रणनीति बन रही है छुपे रुस्तम की तरह, क्या ये रणनीति भी नीचे तक कुछ जाएगी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लगेगा कि नीतीश कुमार को निपटाने का मौका है एलजेपी के साथ? ये एक खतरा। तो इस तरह के कई कयास और आकलन हैं। अगर हम 2010 का चुनाव देखेंगे, जब 2010 में, और ये इससे राजनीतिक हैसियत और स्थिति की पता चलती है कि 2010 में, यही जेडीयू कह रहा है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि भाई 2010 में एलजेपी एनडीए के साथ नहीं थी, लेकिन 2010 में एलजेपी 75 सीटों पर लड़ी, आरजेडी के साथ सिर्फ 3 सीटें जीती। तो एलजेपी की वो स्थिति हैसियत नहीं है अगर 5 से 6% उनके जातिगत वोट हैं तो भी। लेकिन ये स्थिति तो है कि विधानसभा चुनाव में कुछ हजार से भी हार जीत का मार्जिन तय होता है, और अगर वोट काटती है एलजेपी, जेडीयू फंसती है त्रिकोणीय संघर्ष में कुछ सीटों पर, तो महागठबंधन को भी फायदा हो सकता है, मतलब तेजस्वी और उनके गठबंधन को। तो ये सारे सवाल गले में फंदे की तरह जेडीयू के नेतृत्व के गले में ही लटका है। सारा नुकसान कैलकुलेशन जेडीयू के ही खिलाफ है। और सवाल ये है, बीजेपी इसको कैसे देख रही है? बीजेपी ऐसे देख रही है कि ये नीतीश युग के समाप्ति की तैयारी या उसकी पृष्ठभूमि है। अगर चिराग पासवान इस तरह से इस गेम प्लान में जेडीयू को 25, 20, 30, 15 जितनी भी सीटों पर घेरने में
कामयाब हो गए, जेडीयू का साइज छोटा हो गया। तो ये इसमें कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन है। अब इसमें हर अखबार में एक ये भी है कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट क्या होता है। अब तक जेडीयू बिग ब्रदर रहा है, 71 सीटें हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, पिछली बार आरजेडी के साथ लड़कर। तो अब स्ट्राइक रेट जेडीयू का क्या होता है इस बार। अभी बीजेपी की 53 सीटें हैं। बीजेपी को 24% वोट मिले थे पिछले चुनाव में, क्योंकि बीजेपी लड़ी थी ज़्यादा सीटों पर अलग होकर। इस बार बीजेपी का आकलन और बीजेपी का असेसमेंट, बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीते। वहाँ उसको एलजेपी की मदद है और जेडीयू की सीट पर ये काट। तो ये है। और कुछ अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर अखबार में दिल्ली में ये खबर छपी है। और हर अखबार में खबर में हर रिपोर्टर का आकलन इसी तौर पर है कि इससे नुकसान नीतीश कुमार को होना है, बीजेपी को फ़ायदा ही होना है, क्योंकि बीजेपी की महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार से टकराती है। अमर उजाला में हिमांशु मिश्रा ने लिखा है कि इससे असंतुष्टों की पौवारा होगी। असंतुष्टों मतलब जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें बीजेपी से मान लो टिकट नहीं मिला, या दूसरे जिनको टिकट नहीं मिला उनको यहाँ से वहाँ से टिकट मिल जाएगा। उसके बाद लोजपा की रणनीति क्या होगी, इसके आधार पर कुछ आकलन इन्होंने किया है। और उसके बाद अब इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर बीजेपी और जेडीयू क्या ऐलान करती है, दोनों गठबंधन की तरफ से क्या ऐलान होता है। चिराग से दूरी मेंटेन करने का, वर्चुअल रैली करने का, और जेडीयू के इस दबाव से कि एनडीए से चिराग को बाहर किया जाए दिल्ली में, मतलब रामविलास पासवान को। हालांकि उसकी कोई संभावना कहीं नहीं दिखती है। चिराग पासवान की तरफ से यह कहा जा रहा है मणिपुर का फॉर्मूला है कि मणिपुर में बीजेपी के खिलाफ 2017 में कुछ सीटों पर लड़े, चुनाव के बाद सरकार में शामिल हो गए। मणिपुर और बिहार का फर्क अलग है, इसको समझने की जरूरत है, ये सिर्फ कहने की बात है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की घेराबंदी हो चुकी है और उस घेराबंदी के चाणक, घेराबंदी के स्ट्रेटजिस्ट, घेराबंदी के रणनीतिकार अमित शाह है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये अमित शाह की रणनीति है, चिराग मोहरा है। और ये मोहरा नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं। कल का मैं सिर्फ कल का जो 2 पन्ने का उनका बयान है, उसमें भी चिराग पासवान ने जो कहा है कि आने वाली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में होगी और एलजेपी के नेता, एलजेपी के विधायक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। जरा सोचिए, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। नीतीश कुमार किनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो ये टकराव है। और बीजेपी को भी लगता है कि नीतीश कुमार की एक अलग आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को वो उस तरह से नंबर 2 की तरह न बीजेपी कर सकती है, न नीतीश कुमार उतने फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। उनकी अपनी आइडेंटिटी है, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी की पिछलग्गू बनकर भी बीजेपी के लिए एक माहौल बनाने और बीजेपी के साथ लॉयल सहयोगी के तौर पर रह सकती है। इसलिए बीजेपी नेता चिराग पासवान को बढ़ाने या उनकी पार्टी को किसी ढंग से रणनीतिक तौर पर इसमें बीच में खांचे में फिट रखने की जमीन जो तैयार हो रही है, उसमें भूमिका निभा रहे हैं। एक दूसरी जो बड़ी खबर है अखबारों में, वो है हाथरस मामले में 21 मुकदमे दर्ज किए गए। ये मुकदमे बिजनौर, बुलंदशहर, हाथरस, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ में दर्ज किए गए हैं। अकेले हाथरस में 6 मुकदमे हैं और ये मुकदमे इस आरोप में दर्ज किए गए हैं कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने हाथरस में माहौल खराब करने की साजिश रची। कुछ ऐसे संगठन या वेबसाइट जिनको बाहर से फंडिंग हो रही थी और एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा था जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो, तनाव हो, जातीय तनाव हो। ये आरोप यूपी सरकार का है। इसी आरोप के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और ये जो मामले दर्ज हुए हैं इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें रिपोर्टर भी हैं, इसमें नेता भी हैं, इसमें कार्यकर्ता भी हैं और इसमें राष्ट्रद्रोह की धाराएं भी लगाई गई हैं। योगी सरकार का बड़ा प्रिय काम है कि जैसे ही किसी से नाराज बुरी तरह से होती है, आलोचना से, धरना से, प्रदर्शन से, पत्रकार के लिखे से, उस पर सेडिशन का धारा जरूर लगती है। तो यहाँ भी ये धाराएं लगी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड खबर यहाँ पर सेकेंड लीड देखें, यही है, सेडिशन चार्ज ऑन नेता रिपोर्टर इन हाथरस केस। और इसके बाद ये विस्तार से टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। इसी तरह से द हिंदू की पहली लीड अगर देखें तो यही है,
पहली लीड द हिंदू ने भी इसी खबर को विस्तार से छापा है। हर अखबार में पहले पन्ने पर यह खबर, बड़ी खबर है। हाथरस मामले में 19 केस, हालांकि केस 21 है। नवोदय टाइम्स 19 लिख रहा है, लेकिन कुल 21 केस है हर अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर। यहाँ भी देखिए 19 है नवभारत टाइम्स में, फिर कह रहा हूँ 21 केस हैं। हाथरस के बहाने दंगों की साजिश पर 19 एफआईआर, शुरुआती जांच में पुलिस का दावा, 5 लोग गिरफ्तार। और उसके बाद ये आरोप ये है, कहा यह जा रहा है कि लोगों को भड़काया गया, परिवार को भड़काया गया, उन्हें 50 लाख का मुआवजा लो, 25 लाख पर मत मानो, बयान बदलने के लिए भी उन्हें भड़काया गया। यही जागरण ने छापा। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग की जांच करेगा ईडी, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज, यह जागरण ने छापा है। इसमें ईडी की एंट्री हो गई, ईडी की एंट्री हो चुकी है और ईडी जांच करेगी कि इनको विदेशी फंडिंग मिली। कहा यह जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी हो रही है। एक कोई वेबसाइट है जिस वेबसाइट के जरिए हाथरस के मामले को बड़ा करने की कोशिश हो रही थी। अब ये ईडी इसकी जांच करेगी कि इस वेबसाइट को फंडिंग कहां से हो रही थी, और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और पीड़ित परिवार को 50 लाख का प्रलोभन देकर गलत बयानी करने, ऐसे तमाम तरह के आरोपों में ये मामले दर्ज हुए हैं। और इसमें ईडी के एक अधिकारी का बयान भी है कि हम इस फंडिंग की जांच करेंगे। लेकिन इसमें यह भी है कि जो नेता, चाहे भीम आर्मी के हों, चाहे अलग अलग दलों के नेता और कार्यकर्ता गए हैं, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं 144 धारा तोड़ने, उल्लंघन करने और जो भी वहां माहौल खराब करने के आरोप में। जैसे भास्कर ने लिखा है, भीम आर्मी प्रमुख समेत 500 पर केस दर्ज, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। ये भास्कर की लीड है। ऐसे हर अखबारों में खबर है। अब सवाल उठता है, यह खबर क्या है? इसमें यही है कि पुलिस ने आरोपियों पर धारा 144 और महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। चंद्रशेखर पर आरोप है कि पीड़ित परिवार से उन्होंने 144 धारा तोड़कर मुलाकात की, भीड़ के साथ लोग गए, ये सारी चीज़ है। लेकिन असली बात जो इसमें है कि जर्नलिस्ट, रिपोर्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर पीड़ित परिवार के एक सदस्य पीड़िता के भाई से बात कर रही थी, जिसमें उसने कहा था कि जिसमें पीड़िता का भाई पहले बता रहा है कि मेरे पापा बता रहे हैं कि उन पर बहुत दबाव है, परेशान हैं, ये बात कह रहे हैं। तो वो उस रिपोर्टर ने कहा कि ये बात कह रहे हैं तुम्हारे पापा? तो कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं तुम्हारे पापा उसका वीडियो बनाकर भेजो। उसको भी इस खबर से लग रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर से, उस मामले में भी शायद एफआईआर दर्ज हुई है। पता चलेगा, बताऊंगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि उसको शिकायत ये की गई है कि एक पत्रकार विक्टिम के भाई को कन्विंस कर रहा था कि उनके पिता इस तरह का स्टेटमेंट दें कि वो असंतुष्ट हैं सरकार की कार्रवाई से। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है। अभी मुझे पक्के तौर पर जानकारी नहीं है कि क्या ये वही मामला है, पढ़ने से यही लग रहा है, और उस मामले में किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई ये नहीं पता। लेकिन दर्जन भर धाराएं लगी हैं, कॉन्स्पिरेसी से लेकर सेडिशन तक। एक्सप्रेस में धाराएं छपी हैं, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 124A सेडिशन, 153A सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना, 153B, ऐसी बहुत सारी 420 चीटिंग, ऐसी बहुत सारी धाराओं का इस्तेमाल करके सबके खिलाफ, और जैसा कि मैंने बताया 6-7 शहरों में मामला दर्ज किया गया। ये यूपी पुलिस का एक तरीका है काम करने का कि जैसे ही ऐसी स्थिति पैदा होती है, दनादन इतने मुकदमे कर दो कि लोग डरें। अगर कोई विदेशी फंडिंग कहीं से हो रही थी और अगर विदेशी फंडिंग के जरिए हाथरस में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी और वाकई इसमें ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसकी जांच करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, पूरे मामले को इस तरह से चिन्हित कर देना कि चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, जो लोग जा रहे थे सब वहाँ जातीय हिंसा फैलाने, दंगा फैलाने, सद्भाव खराब करने, किसी बड़ी साजिश के तहत जा रहे थे, ये तरीका सही नहीं है। और ये चूंकि योगी जी का बयान है इसी तरह का कि विदेशी ग्रुप, इसमें विदेशी फंडेड ग्रुप्स इसमें तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ आम आदमी पार्टी के लोग भी गए, वहाँ राहुल प्रियंका भी गई, राहुल गए, प्रियंका गई, वहाँ और भी लोग गए, अलग अलग दलों के लोग गए। जैन चौधरी गए, उनका क्या हाल हुआ हमने वीडियो देखा कि उनके आसपास पुलिस कितनी लाठियाँ बरसा रही थी और कैसे बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाया।
तो संजय सिंह की एक तस्वीर वीडियो कल आई कि उन पर काली इंक फेंकी गई। अब ये पुलिस ने जाति आधारित संघर्ष की साजिश और इन सब मामले या फर्जी तस्वीर डालकर योगी की छवि खराब करने जैसे तमाम मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। एक बात ज़रूर है कि एक तस्वीर वायरल हुई थी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ, कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो किसी चैनल के लोगों के साथ, वो मैंने कल रात में जब ये एफआईआर हुई तो मैं समझने की कोशिश में देखा शायद उसको लेकर एफआईआर हुई, वो गलत है। ऐसी तस्वीरों को वायरल करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग भ्रम में भी लोगों ने उसको वायरल कर दिया होगा या सर्कुलेट किया होगा। इस मामले में भी कुछ एफआईआर हुई। तो अब फिलहाल बात यह है कि इसमें सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या ऐसे लोगों को डराना चाहती है जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। जैसे अमर उजाला छापता है, दावा यूपी में दंगा भड़काने की थी साजिश। अगर हाथरस में जो कुछ हुआ, आधी रात को उस लड़की की चिता जला दी गई परिवार की रजामंदी के बगैर, उसके वीडियो सबूत है। और अगर नहीं परिवार वाले की रजामंदी थी तो पुलिस को इतनी जल्दी क्यों थी? पुलिस ने झूठ कहा कि उसके परिवार के लोग थे, वो भी साबित हुई। अगर इसके विरोध में और हाथरस में जो कुछ हो रहा था उस पर अपना विरोध जताने बहुत सारे लोग गए, तो वो सब दंगाई कैसे हो सकते हैं और उनकी मंशा दंगा भड़काने की कैसे थी, ये देखते हैं। एडीजी का बयान है कि जल्द होगा साजिश का खुलासा, 7 शहरों में मुकदमे दर्ज, अब तक 5 गिरफ्तार। अब इसमें अगर पुलिस किसी को फंसाने की कोशिश करती है वो भी अभी सामने आएगा। फिलहाल अभी खबर इतनी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर की लीड है, जैसे दैनिक भास्कर ने की पहली लीड है, ब्याज माफ़ करेंगे कहना काफ़ी नहीं, कैसे और कब करेंगे ये तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को थोड़ी फटकार लगाई है कि मॉरिटोरियम में आपने कह तो दिया कि 2 करोड़ तक के ब्याज कुछ सेक्टर में माफ़ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये बताया जाए। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया था कि मॉरिटोरियम को लेकर बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि मॉरिटोरियम की अवधि बढ़ाई जाए या ब्याज पर ब्याज में सहूलियत और रियायत दी जाए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सफाई मांगी है केंद्र सरकार से। इसके अलावा कुछ खास ऐसी खबरें हैं नहीं, तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आप में से कुछ साथियों ने मेरा YouTube चैनल जो अजीत अंजुम के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और एक अपील और, आप में से कुछ साथी अगर चाहें तो मेरा एक फेसबुक पेज है अजीत अंजुम के नाम से, उस फेसबुक पेज पर भी मेरी राय, मेरी खबरें, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। आप सभी को नमस्कार।